हेलो स्टूडेंट्स, मैं ए के ओझा आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज हम लोग क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर टॉपिक चार्जिंग ऑफ बॉडी के ऊपर चर्चा करेंगे। आज की क्लास हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी तरह से लगभग प्रतिदिन फिजिक्स के हर एक टॉपिक पर एक वीडियो आपके पास जाता रहेगा और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में हर एक टॉपिक आप पढ़ पाएंगे। वीडियो के अंदर अगर कोई आपको डाउट नज़र आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड अगली क्लास जब हमारी हो तो आपके डाउट को क्लियर किया जा सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो क्लास का लाभ आपके दोस्तों को भी आसानी से मिल सके। एक सूचना और, ऑनलाइन लाइव क्लास का एक प्लेटफॉर्म है हमारा। यदि आप क्लास 10th, क्लास 11th या क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और फिजिक्स की तैयारी ऑनलाइन लाइव क्लास के माध्यम से करना चाहते हैं, क्योंकि यही एक रास्ता है। इस कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से शैक्षणिक संस्थान बंद हुए और शिक्षक तथा स्टूडेंट्स के बीच में एक गैप हो गया, कम्युनिकेशन गैप हो गया, उसको पाटने के लिए ऑनलाइन ही एकमात्र तरीका है, साधन है, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ करके और अपने विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यदि आप ऑनलाइन लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो वो लाइव क्लास आपको लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डिंग वीडियो, रिटन नोट्स, एक्सरसाइज और यूनिट या वीकली टेस्ट का भी सुविधा देगा। अतः यदि आप उस लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना क्लास, अपना नाम और पता हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्जिंग ऑफ बॉडी। ये टॉपिक लेकर के क्यों आना पड़ा? फिजिक्स में क्वेश्चन आंसर हम लोग याद कर लें, नियमों को पढ़ लें, सिद्धांतों को याद कर लें और ये कहें कि फिजिक्स की पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो गई, तो ये हमारे समझ से बहुत अच्छी बात नहीं है और इसका बहुत ज़्यादा लाभ हमें नहीं मिलता और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं हम अच्छा परिणाम नहीं दे पाते। फिजिक्स में कंसेप्ट को समझना पड़ता है। चार्जिंग ऑफ बॉडी ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए कि हम जानते हैं कि एवरी एटम ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी एलिमेंट is always इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। किसी भी तत्व, किसी भी पदार्थ का कोई भी परमाणु वो वैद्युतता उदासीन होता है और उसके वैद्युतता उदासीन होने का कारण ये है कि उसके अंदर धनावेशित प्रोटॉन और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है और एक प्रोटॉन का धन आवेश एक इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश के बराबर होता है, जिसके कारण परमाणु में कुल धन आवेश कुल ऋण आवेश के बराबर होता है। दोनों एक दूसरे को प्रभावहीन कर देते हैं। परमाणु के अंदर आवेश होता है लेकिन वो प्रभावहीन हो जाने के कारण परमाणु के बाहर आसपास के माध्यम में अन्य वस्तुओं के सामने प्रदर्शित नहीं हो पाता। इसलिए हम कहते हैं कि परमाणु विद्युतता उदासीन। अब उन्हीं उदासीन परमाणुओं से मिलकर के जब कोई पदार्थ बनेगा, जैसे ये पदार्थ है, ये बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के बना और हर एक परमाणु पर नेट चार्ज कितना है? 0। उदासीन होने का मतलब आवेशहीन, और आवेशहीन है तो इसके हर एक परमाणु के ऊपर आवेश का मान 0 है और 0 आवेश वाले परमाणुओं से मिलकर के ये जब इतना बड़ा पदार्थ बना तो जाहिर है कि ये पदार्थ भी उदासीन होगा। तो फिर आवेशित पदार्थ और अनावेशित पदार्थ कहने का मतलब क्या? पदार्थ तो सारे ही अनावेशित होते हैं। बिल्कुल सही, पदार्थ सारे ही अनावेशित होते हैं, लेकिन वो पदार्थ आपस में
अंतर क्रिया करते हैं, कुछ ऐसा प्रोसेस करते हैं, या हम कुछ ऐसा करते हैं उन पदार्थों के साथ जिसके कारण वो पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। किसी भी अनावेशित पदार्थ को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम पदार्थों का आवेशन, चार्जिंग ऑफ बॉडी कहते हैं। अब ये कैसे संभव है भाई? तो ये समझने के लिए हमने अभी बताया कि किसी भी पदार्थ के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल निगेटिव चार्ज के इक्वल होता है, और इसका कारण ये है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। इसलिए ये परमाणु या पदार्थ उदासीन होता है। इसका सीधा मतलब ये भी निकलता है कि अगर प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर नहीं होगी तो पदार्थ उदासीन या आवेशहीन नहीं रहेगा, और जब पदार्थ आवेशहीन नहीं रहेगा तो इसका सीधा मतलब है कि पदार्थ कैसा रहेगा? तो आवेशित हो जाएगा। अब आवेश दो प्रकार के, धन आवेश, ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो कब ये पदार्थ धनावेशित होगा, कब ये पदार्थ ऋणावेशित होगा, ये जानने के लिए यहीं से थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाएं। अगर ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं है तो दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति क्या हो सकती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हो सकता है कि प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से ज़्यादा हो। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? तो हो सकता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीन ही स्थितियां हो सकती हैं, या तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर नहीं होगा। अगर बराबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0, मतलब पदार्थ उदासीन। लेकिन यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर नहीं होती है तो दो स्थितियां हो सकती हैं। हो सकता है कि प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा हो सकता है प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स से कम हो। अब पहली स्थिति को देखें। यदि प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा होगी तो प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आपको पता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E इज इक्वल टू होता है ±1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब प्रोटॉन की संख्या जब अधिक है और प्रोटॉन कण धन आवेशित होते हैं तो इसका मतलब है कि उस पदार्थ के अंदर धन आवेश अधिक होगा, ऋण आवेश कम होगा। तो जो अधिक होता है वही तो दिखता है। कोई मेला लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों की भीड़ है, सभी लोग 5 फीट 5.5 फीट हाइट के हैं और उसमें कोई एक आदमी बीच में खड़ा है 6.5 फीट का, तो दूर से देखने पर कौन दिखेगा? जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी। तो जिसका चार्ज ज़्यादा होगा वो अपना प्रभाव अधिक दिखाएगा, इसलिए माध्यम में उसका प्रभाव प्रदर्शित होगा। अर्थात प्रोटॉन्स की संख्या अधिक होने पर पदार्थ में धन आवेश का मान ऋण आवेश के मान से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए पदार्थ पॉजिटिवली चार्ज। इसके ठीक विपरीत अगर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम हो जाएगी तो चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उस पदार्थ के अंदर ऋण आवेश का मान अधिक हो जाएगा धन आवेश की अपेक्षा। इसलिए वो पदार्थ अपने ऋण आवेश के प्रभाव को माध्यम में प्रदर्शित करेगा और ऋण आवेश के प्रभाव को माध्यम में प्रदर्शित करेगा, इसलिए वो पदार्थ ऋण आवेशित पदार्थ कहलाएगा। ये तो हम लोगों ने ये समझा कि पदार्थ उदासीन क्यों होता है और पदार्थ आवेशित होता है, तो आवेशित होने में और उदासीन होने में उसके कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो जब पदार्थ उदासीन होता है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, जब पदार्थ आवेशित होता है तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर नहीं होती।
अब अगर पदार्थ के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर नहीं होगी तो हो सकता है प्रोटॉन अधिक हो इलेक्ट्रॉन कम हो। इस स्थिति में पदार्थ धनावेशित पदार्थ होगा। और यदि प्रोटॉन की संख्या कम इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण पदार्थ ऋण आवेशित होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। अब समस्या ये है कि जब पदार्थ उदासीन था, इसके अंदर T = E था, प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो पदार्थ आवेशित हो गया? या ये पदार्थ उदासीन है, इसमें प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर है और हम चाहते हैं कि वो पदार्थ आवेशित हो जाए, तो हम ऐसा क्या करें जिससे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर आ जाए, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर आएगा तो पदार्थ आवेशित हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। वेरी सिंपल। अब ध्यान से अगर इसको देखें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बराबर थी, इसको हमें ऐसा करना है कि या तो प्रोटॉन अधिक हो जाए या प्रोटॉन कम हो जाए, इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए या इलेक्ट्रॉन कम हो जाए। तो हमारे दिमाग में दो बातें आएगी, या तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ा दो या घटा दो, या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दो या घटा दो। तो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो परमाणु के मध्य में होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और पदार्थ से प्रोटॉन्स को निकालना, पदार्थ के नाभिक से प्रोटॉन्स को निकालना पॉसिबल नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा एक्सेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और प्रोटॉन अगर निकल भी जाता है किसी कारण से तो वो पदार्थ अब वो पदार्थ नहीं रहेगा, उसका कन्फिगरेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स की संख्या पर एटॉमिक नंबर और उसी एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन की संख्या पर लगभग सभी भौतिक और रासायनिक गुण पदार्थ के निर्भर करते हैं। इसलिए पदार्थ की प्रकृति बदल ना जाए, उसके गुण कहीं खो ना जाए, इसलिए उसके सारे प्रोटॉन्स को नियत संख्या में उसके नाभिक में रहना जरूरी है। मतलब हमें प्रोटॉन की संख्या से छेड़छाड़ नहीं करना, या आसानी से नहीं किया जा सकता। तो फिर केवल एक ऑप्शन बना, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम या ज़्यादा कर दें। मतलब यदि कोई दो पदार्थ आपस में इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करें, कोई एक पदार्थ अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ को दे दे, दूसरा पदार्थ पहले पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ले ले, तो दोनों ही स्थिति में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में डिफरेंस आएगा। और जब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में डिफरेंस आएगा तो क्या होगा? पदार्थ आवेशित हो जाएगा। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसके अंदर प्रोटॉन्स की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे तो पहली स्थिति सामने आएगी, और वो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण धनावेशित हो जाएगा। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी प्रोटॉन की अपेक्षा, और प्रोटॉन की अपेक्षा जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स अधिक हो जाएंगे तो दूसरी स्थिति के अनुसार वो पदार्थ ऋण आवेशित हो। दूसरा कोई तरीका नहीं है पदार्थ को आवेशित करने का। एक ही तरीका है कि दो पदार्थों के बीच या दो से अधिक पदार्थों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो। कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या ग्रहण करे तभी उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर आ सकता है, और जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर आएगा तो वो पदार्थ आवेशित होगा। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। कहीं भी अगर दिक्कत होती है आप कमेंट करें। वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी करते रहें। सब्सक्राइब करें अगर पहली बार चैनल पर आए, क्योंकि इसी तरह के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर लगभग प्रतिदिन आपको एक एक वीडियो मिलते रहेंगे, और उससे आपको लाभ मिलेगा। कंसेप्ट को समझिए, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाता है। फिजिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, हमें टफ इसलिए लगता है क्योंकि हम कंसेप्ट को नहीं समझते, हम रट्टा मारने लगते हैं। अब देखिए, ये तो पता चल गया कि जब तक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होगा, अर्थात जब तक कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेगा या कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, तब तक वो आवेशित नहीं। अब कौन सा वो प्रोसेस है, कौन सी वो प्रक्रिया है, वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के बीच में अंतर उत्पन्न हो? तो मुख्य रूप से इसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका घर्षण के द्वारा। घर्षण के द्वारा हम लोग
पदार्थों को आवेशित कर सकते हैं। आवेशित कर सकते हैं मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर उत्पन्न कर सकते हैं। ये बात आप लोग दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें। पदार्थ को आवेशित करने का मतलब उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर उत्पन्न करना, क्योंकि जब तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बीच अंतर नहीं होगा पदार्थ आवेशित नहीं हो सकता। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर उत्पन्न करने के लिए पहला विधि क्या है, तो घर्षण विधि। घर्षण किसे कहते हैं, तो हम लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, कि when a body moving or trying to move at the surface of other body, then at contact surface of two bodies, a force acting just opposite to the movement of the body, this force is known as frictional force. Frictional force always oppose the motion of the body. जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर गतिमान होती है या गति में आना चाहती है, तो इन दोनों वस्तुओं को मिलाने वाले स्पर्श के सतह पर गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। वो घर्षण बल क्या करता है, तो गति का विरोध करता है। विरोध करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। सर्दी का मौसम अब तो चला गया, अभी 2 महीने पहले बहुत सर्दी लगती थी, तो हम लोग क्या करते थे, हाथ को रगड़ते थे, अरे बड़ी सर्दी है आज। हाथ को रगड़ते थे तो क्या होता था, हाथ गर्म हो जाता था, टेम्परेचर बढ़ जाता था, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने के कारण हम थोड़ा गुड फील करते थे, सर्दी थोड़ी कम हो जाती थी। तो फ्रिक्शन से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा के रूप में होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रब किया जाता है तो इनके बीच जो घर्षण होता है, घर्षण के कारण गतिज ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है, और उस ऊष्मा ऊर्जा को ग्रहण करके जो पदार्थ के परमाणुओं के बाहरी कक्षा में, वे परमाणु जो सतह पर हैं जहां घर्षण हो रहा है, उस सतह के परमाणुओं के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन उस ऊष्मा ऊर्जा को ग्रहण करके उत्तेजित अवस्था में होते हैं। वो अपनी कक्षा को त्याग करके और दूसरे पदार्थ में चले आते हैं। किस पदार्थ का त्याग करेंगे, किस पदार्थ में जाएंगे, तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों पदार्थों का कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसकी बनावट कैसी है। जिस पदार्थ के परमाणु का नाभिक अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स को अधिक बल से खींच करके रखेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा, उसका इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में नहीं जाएगा। जिस पदार्थ के परमाणु का नाभिक अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कम आकर्षण बल से खींच करके रखेगा, उस पदार्थ का इलेक्ट्रॉन आसानी से अपनी कक्षा को छोड़ के दूसरे पदार्थ में चला जाएगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करेगा। कौन, तो जो अपने नाभिक से कम बल से जुड़ा है। और जैसे ही एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी, और जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी तो वो धनावेशित होगा। उसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को दूसरा पदार्थ जो उसके संपर्क में है वो ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करने के कारण उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होने के कारण दूसरा पदार्थ ऋण आवेशित हो जाएगा। इस घर्षण के द्वारा पदार्थ को आवेशित करने की जो विधि है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, घर्षण विद्युत। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जो आवेश उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इज द प्रोसेस टू चार्जिंग द ऑफ बॉडी बाय द फ्रिक्शन। घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न करने की जो विधि है, उस विधि को क्या कहते हैं, घर्षण विधि। और घर्षण विधि के द्वारा जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको कहते हैं घर्षण विद्युत, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा तरीका प्रेरण विधि। अब प्रेरण क्या है भाई, तो बिना दो वस्तुओं को एक दूसरे से के संपर्क में लाए,
हालांकि संपर्क में तो लाना ही पड़ेगा, लेकिन किसी विजिबल मीडियम के द्वारा इन दोनों को बिना संपर्क में लाए एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख करके, कैसे दो पदार्थों को, तो एक आवेशित पदार्थ के विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी दूसरे अनावेशित पदार्थ को रखकर उसे आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रेरण कहते हैं। और प्रेरण क्रिया के द्वारा जो आवेश उत्पन्न होता है उस आवेश को प्रेरण विद्युत कहते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इस प्रोसेस को समझते हैं। जैसे देखिए, सपोज करें ये एक मेटालिक स्फीयर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेशित है। जब कोई बॉडी किसी मीडियम में रखी जाती है, चार्ज बॉडी, तो उसके आसपास आपको पता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट होता है, एक स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसी के स्थिर विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी अनावेशित चालक पदार्थ के गोले को हमने रखा। अनावेशित क्यों था? क्योंकि इसमें धन और ऋण आवेश क्या थे? समान परिमाण में थे। जब एक आवेशित पदार्थ के विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी अनावेशित पदार्थ को रखा जाएगा तो इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर इसके हर एक कण, अनावेशित पदार्थ जो है ए आवेशित पदार्थ है, बी अनावेशित पदार्थ है। इस ए आवेशित पदार्थ के विद्युत क्षेत्र के अंदर जब दूसरे अनावेशित पदार्थ को रखा जाएगा तो इसके जो बाहरी कक्षा के मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं ये इसके धन आवेश के कारण आकर्षित होंगे। हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिमिलर और लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल एंड डिसिमिलर और अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। समान प्रकृति के आवेश क्या करते हैं? तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक रखेंगे, इन दोनों के बीच में दुश्मनी होगी, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। निगेटिव चार्ज को निगेटिव चार्ज के नज़दीक रखा जाएगा, इन दोनों के बीच में दुश्मनी होती है, इसलिए दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जब एक पॉजिटिव चार्ज के निकट एक निगेटिव चार्ज को रखा जाएगा, विपरीत प्रकृति के आवेशों को रखा जाएगा, तो इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है, प्यार मोहब्बत होता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक उसी तरह से जब इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के धन आवेशित वस्तु के विद्युत क्षेत्र के अंदर अनावेशित वस्तु को रखा जाएगा तो इसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो अपने नाभिक से कम आकर्षण बल से जुड़े हैं, जिन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं, उन सब के ऊपर एक बल काम करेगा, आकर्षण बल काम करेगा। और इस आकर्षण बल के कारण क्या होगा? तो सेकेंड फिगर में देखें, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, ये अनचार्ज बॉडी थी, इसके सभी इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर के इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के निकट वाले सतह पर इकट्ठे होने लगेंगे। विपरीत सतह से जो परमाणु थे वहां से इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर के इसके पास वाले सतह पर इकट्ठे हो। अब जो परमाणु इस विपरीत सतह पर थे वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके निकट वाले सतह पर आ गए, तो ये विपरीत सतह क्या हो जाएगा? धन आवेशित हो जाएगा। और जब विपरीत सतह धन आवेशित हो गया तो ये कहीं पदार्थ का अलग अलग सतह, निकट और दूर वाला सतह जो इससे था वो विपरीत आवेश से आवेशित हो। अभी भी इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है? 0। अब हम चाहते हैं कि इसको धनावेशित कर दें, तो इस पदार्थ को धनावेशित यदि करना है तो इसके ऋण आवेश वाले सतह को, जिस सतह पर ऋण आवेश है, इसको हम अर्थ कर देंगे। जब अर्थ कर दिया जाएगा तो जितने ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हैं वो सारे अर्थ हो जाएंगे। और उसके बाद
ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के नज़दीक जो दूसरी बॉडी है, ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, जब इसका टोटल इलेक्ट्रॉन अर्थ हो जाएगा तो केवल पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर बच जाएगा। ये बॉडी भी जो अनावेशित थी, जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं था, ये बॉडी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। और इसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि अर्थ हो गया, इसलिए प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो गई, इसलिए ये पदार्थ धनावेशित हो गया। एक और स्थिति देखें, अगर हमने यहाँ ऋण आवेशित सतह को अर्थ नहीं किया होता, इस ए के निकट जो अनावेशित पदार्थ था, इसके दो आवेश विपरीत सतह पर इकट्ठे हो गए थे। हम चाहते हैं कि हमें धन आवेशित वस्तु की जरूरत नहीं है, इसको आवेशित तो करना है, लेकिन ऋण आवेशित करना है। ऋण आवेशित करना है तो क्या करेंगे भाई, तो जो जिस सतह पर धन आवेश है उस सतह को अगर हम अर्थ कर देते हैं तो ये धन आवेश जो है ये अर्थ हो जाता है। और जब धन आवेश अर्थ हो जाएगा, बोधित हो जाएगा, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी, प्रोटॉन की अपेक्षा अधिक हो जाएगी। और जब प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाएगी तो ये पदार्थ ऋण आवेशित हो जाएगा। अब अधिक कैसे हो जाएगी भाई, ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में कैसे चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन के पास होता है। और सर जी आप झूठ बोल रहे हैं, आपने बताया था कि प्रोटॉन को तो नाभिक से निकाला ही नहीं जा सकता। तो हाँ भैया, मैं अभी भी यही बता रहा हूँ कि प्रोटॉन्स को निकाला नहीं जा सकता आसानी से नाभिक से, लेकिन यहाँ प्रोटॉन निकलता भी नहीं है, तो धन आवेश कैसे अर्थ होता है। तो वास्तव में धन आवेश प्रोटॉन के साथ अर्थ में नहीं जाता, बल्कि जैसे ही इसको किसी मेटालिक कंडक्टिंग मटेरियल से, मेटालिक मटेरियल से हम लोग इसको अर्थ करते हैं, अर्थ में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं पृथ्वी के अंदर, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस वायर के माध्यम से यहाँ आते हैं और इस धन आवेश को उदासीन बना देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, इस धन आवेश को उदासीन बना देगा। एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, इसको उदासीन बना देगा। एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, इसको उदासीन बना देगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे, पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो जीरो चार्ज में चेंज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। वो सारे परमाणु जो धनायन बना करके यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, वो सारे उदासीन हो जाएंगे। अब पहले क्या था, यहाँ पर या यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ भी बराबर थे, यहाँ भी बराबर थे, इसलिए दोनों स्थिति में नेट चार्ज इसके ऊपर जीरो था। यहाँ जब तक अर्थ हमने नहीं किया था तब तक इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक थी, लेकिन जैसे ही हमने इसको अर्थ किया, क्या हो गया, और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अर्थ से इस बॉडी के अंदर आ गए, जिसके कारण इसमें प्रोटॉन्स की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या में इजाफा हुआ, वृद्धि हुई। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में जब वृद्धि होती है तो क्या होता है, पदार्थ ऋण आवेशित हो जाता है। इसलिए ये पदार्थ क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि घर्षण के द्वारा किसी पदार्थ को कैसे आवेशित किया जाता है। जो जब दो वस्तुओं को आपस में रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो जिस पदार्थ के परमाणु के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से कम आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, वो अपनी कक्षा का त्याग करके दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित होते हैं, जिसके कारण एक पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, वो धनावेशित हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाता है, जिस पदार्थ में चला जाता है, वो पदार्थ इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाता है। और घर्षण विधि के द्वारा, घर्षण क्रिया के द्वारा पदार्थ को आवेशित करने की जो विधि होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण विधि। और घर्षण विधि से जो आवेश उत्पन्न होता है उसको कहते हैं घर्षण विद्युत, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा तरीका ये था हमारा प्रेरण, चार्जिंग थ्रू इंडक्शन, प्रेरण क्रिया, प्रेरण विधि के द्वारा। प्रेरण विधि के द्वारा क्या होता है, तो किसी एक आवेशित वस्तु के
विद्युत क्षेत्र के अंदर जब अनावेशित वस्तु को रखा जाता है तो इसके आवेशित वस्तु के कारण इस अनावेशित वस्तु के प्रत्येक कण पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात हर कण एक बल का अनुभव करता है। जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं इसके अंदर वो विपरीत प्रकृति के होने के कारण आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, इसलिए इस धन आवेशित पदार्थ के निकट वाले सतह पर इकट्ठे होते हैं। अब इसके निकट वाले सतह पर इकट्ठे होने के कारण निकट वाला सतह ऋणावेशित हो जाता है। जहाँ से ये निकल करके आए दूर वाले सतह से वो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेशित हो जाता है। अगर हमें इस पदार्थ को धनावेशित करना है तो ऋणावेशित सतह को अर्थ करते हैं, अगर हमें इसे ऋणावेशित करना है तो धन आवेशित सतह को अर्थ करते हैं। और इस तरह से इस अनावेशित पदार्थ को आवेशित पदार्थ के निकट रखकर या उसके विद्युत क्षेत्र के अंदर रखकर जब आवेशित किया जाता है बिना रगड़े बिना संपर्क में लाए तो इस विधि को हम लोग प्रेरण विधि कहते हैं, इंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। और इंडक्शन प्रोसेस से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है, चार्ज उस बॉडी के ऊपर अपना प्रभाव दिखाने लगता है, उस चार्ज को हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रेरण विद्युत के नाम से जानते हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हम आपके सारे डाउट्स को दूर करने का प्रयास कर सकें। फिजिक्स ऐसे ही पढ़ा जाता है, जितना इंटरेक्शन कीजिएगा, जितना डाउट अपना पूछिएगा, उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और कंसेप्ट जब क्लियर होगा तो फिर कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में आ जाए, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या कम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप हार नहीं पाएंगे, हमेशा अपना विजय जुलूस लहराते रहेंगे। अब एक सवाल आपसे छोटा सा पूछते हैं, उसे आप सॉल्व कीजिएगा और उसे सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर डालिएगा या हमारे व्हाट्सएप पर भेजिएगा। हम देखना चाहते हैं कि आप उसको कितना सॉल्व कर पाते हैं। छोटा सा बहुत आसान सवाल है, माइंड थोड़ा केवल अप्लाई करना है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक अनावेशित वस्तु है, ये वस्तु आवेशित कैसे आवेशित हो जाए, तो प्रेरण विधि के द्वारा। हमें पता है कि प्रेरण विधि से इसे आवेशित करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, तो एक आवेशित वस्तु के विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है। हमने एक धन आवेशित पदार्थ था, ये इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर, मतलब इसके निकट हमने इस अनावेशित वस्तु को रखा, ये सारा प्रोसेस किया। दूसरी वस्तु अनावेशित जो थी वो भी आवेशित हुई। बहुत अच्छा, वेरी गुड, समझ गए। यदि हमारे पास कोई धनावेशित पदार्थ ना हो, क्या हो भाई, इसके स्थान पर कोई ऋणावेशित पदार्थ, और इस ऋणावेशित पदार्थ के माध्यम से हम चाहें कि इसको आवेशित कर दें तो इसे आवेशित कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका जवाब आपको देना है। धनावेशित वस्तु के निकट अनावेशित वस्तु को रख करके हमने आवेशित किया, क्या हम ऋणावेशित वस्तु के नजदीक की निकट किसी अनावेशित वस्तु को रखकर उसे प्रेरण विधि से आवेशित कर सकते हैं? सोच करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक तीसरा तरीका, हमने पहले बताया था कि पदार्थों को आवेशित करने की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं, 2 पर हमने चर्चा किया, पहला घर्षण विधि, दूसरा प्रेरण विधि, तीसरा क्या है भाई, तो चालन विधि। ये चालन विधि क्या है भाई, तो चलने की क्रिया को, मूवमेंट को चालन कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मोशन करते हुए जब कोई बॉडी जाती है या एनर्जी जाती है तो उसको चालन कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा उष्मा का चालन हो रहा है, खाना बना रहे हैं, लोहे या स्टील का एक चमचा है, उस चम्मच से हम सब्जी चला रहे हैं, सब्जी चमचा का ये वाला सिरा जिससे सब्जी चला रहे हैं उससे डंडी उसकी कम से कम 1.5 फीट लंबी है, दूसरे सिरे पर हमने हाथ से पकड़ा है उसको, दूसरा सिरा भी धीरे 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 गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है, क्योंकि जो सब्जी के अंदर है वो पहले गर्म हुआ, उसके बाद उष्मा ऊर्जा का चालन हुआ उसके अंदर, एक से दूसरे कण, दूसरे से तीसरे कण, तीसरे से चौथे कण, चौथे से 5वें कण, उष्मा स्थानांतरित होती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँच गई जहाँ हमने हाथ रखा था और हाथ तुरंत जल गए। ठीक उसी तरह से आवेश भी ऊर्जा है, और आवेश
एक आवेशित पदार्थ के निकट अगर दूसरे पदार्थ को रखा जाए, खास करके चालक पदार्थों को, जो विद्युत के सुचालक पदार्थ होते हैं उनको, तो आवेशित पदार्थ से आवेश निकल करके अनावेशित पदार्थ में जाने लगता है। जैसे ये आवेशित पदार्थ था, यहाँ एक अनावेशित पदार्थ था। इस आवेशित और अनावेशित पदार्थ को एक कंडक्टिंग वायर से हमने कनेक्ट कर दिया, किसी चालक पदार्थ के तार से कनेक्ट कर दिया। तो इसके ऊपर चूंकि आवेश का मान, विद्युत ऊर्जा का मान अधिक है, यहाँ विद्युत ऊर्जा का मान कम है, तो यहाँ से जहाँ भी ऊर्जा में अंतर आएगा दो पदार्थों में, जहाँ जिस तरह की ऊर्जा अधिक रहेगी वो इस तार के माध्यम से दूसरे पदार्थ में भी जाएगी, और ये अनावेशित पदार्थ भी क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। कितनी ऊर्जा जाएगी भाई? तो आपको पता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का मान होता है V = Q/4πε0। अगर 4πε0r को कांस्टेंट माना जाए तो जैसे जैसे आवेश बढ़ता है वैसे वैसे विभव बढ़ता है, जैसे जैसे आवेश घटता है वैसे वैसे विभव घटता है। ये आवेशित है तो जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ विभव का मान होगा। इस पर आवेश 0 था जब तक हमने कनेक्ट नहीं किया था तब तक, तो इस पर आवेश भी बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब जैसे जैसे यहाँ से आवेश निकलने लगेगा, यहाँ आवेश का परिमाण कम होगा, यहाँ आवेश का परिमाण बढ़ेगा, और जैसे जैसे आवेश का परिमाण इस आवेशित पदार्थ में कम होगा, ये इसका विभव भी कम होने लगेगा, बिकॉज V = Q/4πε0r। और जैसे जैसे इस अनावेशित पदार्थ के अंदर आवेश उत्पन्न होगा वैसे वैसे इसका विभव बढ़ेगा। जब दोनों पदार्थों के सतह पर विभव का मान समान हो जाएगा तब आवेश का आदान प्रदान बंद हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि सपोज करें सर ये भी आवेशित है और ये भी आवेशित है, इसके ऊपर 50 माइक्रोकूलाम का चार्ज है, इसके ऊपर 10 माइक्रोकूलाम का चार्ज है। अब इन दोनों को अगर कनेक्ट कर दिया जाए कंडक्टिंग वायर से, चालक तार से, तो क्या इस स्थिति में भी आवेशों का चालन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ आवेश अगर दोनों का शेप सेम हो, दोनों का एक ही मटेरियल के बने हो, दोनों का आकार समान हो, तो दोनों के विभव में अंतर आ जाएगा आवेश में अंतर आने के कारण। और विभव में अगर अंतर आता है तो जहाँ विभव अधिक होगा वहाँ से आवेश कम विभव वाले के तरफ जाएगा। हो सकता है इसका आकार बहुत बड़ा है, इसका आकार बहुत छोटा है, तो छोटा आकार होने के कारण कम आवेश होने पर भी इसका विभव इसके विभव के बराबर है, तो फिर आवेश कम या ज़्यादा होने के बाद भी आवेश का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में नहीं हो सकता है। इसका आकार बहुत छोटा हो और 50 माइक्रोकूलाम आवेश यहाँ है, 10 माइक्रोकूलाम आवेश यहाँ है, बहुत छोटा इसका आकार होने के कारण 10 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण भी इसके विभव का मान इसके विभव के मान से अधिक हो जाता है, तो आवेश यहाँ से इस दिशा में स्थानांतरित होगा। मतलब आवेश किस दिशा में चलेगा, किस पदार्थ से किस पदार्थ की दिशा में स्थानांतरित होगा, चालन करेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि विभव का मान कितना है। जैसे सपोज करें एक ड्रम है, ये एक दूसरा ड्रम, इसमें हमने 50 लीटर पानी डाला, 50 लीटर पानी डाला, वो 50 लीटर पानी यहां से 5 फीट हाइट तक आया। इसके अंदर चूंकि ये पतला है, ये ज्यादा चौड़ा है, इसके अंदर हमने केवल 20 लीटर पानी डाला और वो 20 लीटर पानी पृथ्वी की सतह से 8 फीट की ऊंचाई तक आ गया, यहाँ तक आ गया, पूरा भर गया। 8 फीट 20 माइक्रोकूलम, सॉरी 20 लीटर, पानी की बात हो रही है तो 20 लीटर।
20 लीटर पानी डाला, वो पृथ्वी की सतह से या इसकी पेंदी से 8 फीट ऊंचाई पर आया, ये 5 फीट ऊंचाई पर है, मतलब इसकी ऊंचाई की अपेक्षा दूसरे वाले में ऊंचाई पानी की क्या है, 3 फीट ज़्यादा। अब अगर यहाँ से दोनों को एक नली से जोड़ दें तो क्या होगा, पानी 20 लीटर वाले से 50 लीटर वाले में आना शुरू होगा, क्योंकि हाइट किसकी ज़्यादा है, जिसमें 20 लीटर पानी, तो जिसमें हाइट ज़्यादा है उसमें से पानी दूसरे वाले में आएगा। कब तक आएगा, जब तक हाइट दोनों का इक्वल ना हो जाए। ठीक उसी तरह से इस हाइट को अगर हम विभव माने, ये V2 हो गया, ये V1 हो गया, तो हाइट इसका ज़्यादा है, मतलब इसमें विभव का मान ज़्यादा है, इसमें विभव का मान कम है। यहाँ 50 माइक्रोकुलाम आवेश है, यहाँ केवल 20 माइक्रोकुलाम ही आवेश है, तो आवेश का स्थानांतरण किधर होगा भाई, तो यहाँ से देख करके लग रहा है कि इस केस में V2 की वैल्यू V1 से क्या है, ज़्यादा है, इसलिए आवेश क्या होगा, V2 से V1 की तरफ चलेगा, V2 वाले से V1 वाले पदार्थ की दिशा में मूव करेगा। मतलब अगर दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें तो इसमें से आवेश जिसमें ज़्यादा होगा V2 से V1 की तरफ चलना शुरू करेगा। और कब तक आएगा, तो जब तक ये V2 और V1 बराबर ना हो जाए। जैसे जैसे V2 से V1 में वाले विभव वाले पदार्थ में चलना शुरू करेगा, इसका आवेश कम होगा, आवेश कम होगा तो इसका विभव जो ज़्यादा है V2 वो कम होने लगेगा और V1 विभव का मान बढ़ने लगेगा। इसका वैल्यू कम होता जाएगा, इसका बढ़ता जाएगा, तो एक ऐसा समय आएगा कि दोनों का विभव समान हो जाएगा। और जब दोनों का विभव समान हो जाएगा तो आवेश का स्थानांतरण बंद हो जाएगा। तो मैं बता रहा था कि किसी आवेशित पदार्थ के निकट किसी अनावेशित चालक पदार्थ को रख करके दोनों को अगर एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाए या किसी भी चालक विधि से कनेक्ट कर दिया जाए या इन दोनों के सरफेस को एक दूसरे के संपर्क में ला दिया जाए, तो जिस पर विभव का मान अधिक होगा उससे आवेश निकलकर इस अनावेशित पदार्थ में जाएगा जिस पर विभव का मान कम है, और ये अनावेशित पदार्थ भी आवेशित हो जाएगा। इस विधि को चालन विधि कहा जाता है और चालन विधि से भी हम लोग पदार्थों को आवेशित कर सकते हैं। मतलब पदार्थों के आवेशन की 3 विधियाँ, घर्षण विधि, प्रेरण विधि, चालन विधि। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इन तीनों विधियों को अच्छी तरह से समझा होगा। कल अगले वीडियो में हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।